नमस्कार दोस्तों। दिवाली खत्म हुई, हमारे घरों में दिए जले और चमचमाहट पूरे दुनिया में आपको दिखाई दी दिवाली की। लेकिन जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसमें ऐसा लग रहा था जैसे कि लाइटें थोड़ी सी डिम हो गई हैं। और उसका रीज़न है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो भर भर कर भारत को छोड़ते जा रहे हैं जैसे चूहे। कोई भी किश्ती अगर नीचे जा रही हो तो उसको चूहे सबसे पहले भागते हैं। वही हाल इन ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भी दिखता है। जबकि हमारी जो किश्ती है वो डूब नहीं रही। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बहुत ही जबरदस्त है भारत की। लेकिन जो ग्लोबल इवेंट्स होते हैं, हर छोटे से छोटा इवेंट भी जो स्टॉक मार्केट है उसे इफेक्ट करता है। अनसर्टेनिटीज पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जो अभी टाइम है यहां पर कोई इतनी अनसर्टेनिटी भी नहीं है। तो ये क्या चक्कर है, ये क्या डिफरेंट सिनेरियो बनता जा रहा है कि दिवाली के ऊपर पहली बार है कि हमारी जो लाइट है थोड़ी सी कम रही। इसका रीज़न क्या है? क्या अमेरिकन इलेक्शंस का कोई इफेक्ट है? चाइना में क्या हो रहा है जिसके कारण हमारी स्टॉक मार्केट नीचे आने के और भी अनुमान लगाए जा रहे हैं? और मैं खुद भी इसके ऊपर आई एम वेरी होपफुल कि हमारी स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में राइज करेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में नीचे अभी भी आएगी। और अगर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो कहाँ करना चाहिए? उमेश जी के साथ हमने इसके ऊपर पहले भी एक बार वीडियो बनाया था, आज दोबारा बनाते हैं। और इनकी जो मुहिम है जय सिया राम वाली, जब जब आपने कम किया है तब तब हमारी स्टॉक मार्केट भी नीचे आई है। आप अपनी जय सिया राम का नारा और तेज बुलंदी से कैपिटल लेटर्स में आप डालना शुरू कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टॉक मार्केट भी बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी 5 नवंबर के बाद। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, दिवाली पर जो हमारी ये स्टॉक मार्केट है, अभी भी हमें लगता है कि उतना उछाल नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। 5-6% ऑलरेडी नीचे आ चुकी है। आगे आपको क्या उम्मीद है? एंड व्हाट आर द सिनेरियोस विच आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड विच इज इफेक्टिंग इंडियन स्टॉक मार्केट? सर, इंडियन स्टॉक मार्केट में एक स्पेक्टेकुलर बुलरन आया हुआ है बहुत दिनों से। इंडेक्स जो बीएसई सेंसेक्स है 86,000 तक गया हुआ है और निफ्टी है वो 26,500 या 600 के करीब गया हुआ था। और उसके बाद हमने देखा है कि आज 24,100 के पास है। फॉल कुछ ज्यादा नहीं है, परसेंटेज टर्म्स में 8 to 9% मेरे हिसाब से है। और बट लोगों का पोर्टफोलियो 25 से 30% या 40% तक गिर गया है। सर, ये इसके लिए था क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स ने अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट भी नहीं किया था बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड इन स्मॉल एंड मीडियम कैप। और अब जो करेक्शन आया है, इट हैज बीन ब्रूटल ऑन दो स्क्रिप्ट। जैसे पीएसयू, रेलवे जो बहुत बढ़ गए थे वो सब आज 30%, 40%, 50% डाउन है। तो इसका जो सही वैल्यूएशन है वो एक वैल्यूएशन डिस्कवरी है ये। और ये हॉट मनी जो भारत से निकला है, कुछ बता रहे हैं कि सोर्सेस की 1,10,000 या 1,15,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। और उसको भी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने संभाल लिया है। म्यूचुअल फंड डेटा बताता है कि एवरी मंथ अराउंड 25,000 करोड़ भारतीय म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आता है। तो एक तरह से वो संभाल रहे हैं। आगे क्या हो रहा है कि चाइना का स्टिमुलस लोग उसके ऊपर देख रहे हैं। आपने भी बताया था कि इट इज अराउंड $1.6 ट्रिलियन और मीटिंग भी होने वाली है। आपने प्रीवियस शो में बताया था कि 4 से 9 तारीख के बीच में मीटिंग होने वाली है। मेरा ये मानना है कि ये जो कमला हैरिस की प्रेसिडेंसी है, ये वाइस प्रेसिडेंसी, ये एक लास्ट स्टेजेस में है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि एक अनसर्टेनिटी है कि कौन अमेरिका में आने वाला है। तो दे आर पुलिंग आउट द प्रॉफिट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आज अमेरिकन एफआईआईस की जो होल्डिंग है इंडियन मार्केट में, इट इज अराउंड 16 to 17%। कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है। अब अगर वो कंटिन्यूस बेचते भी जाएंगे तो इंडियन इन्वेस्टर्स या दूसरे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट उसको ग्रैब कर लेंगे। प्रॉब्लम आएगी उन सेक्टर्स में जहां पे जो स्टॉक्स 2020 में अगर 5-6 रुपए में थे और आज 1,000 रुपए पहुंच गए, वो शायद 200-300 रुपए आ जाएंगे। तो यू शुड बी नोइंग टू बुक द प्रॉफिट्स व्हेन यू हैव सो मच गेन। प्रॉफिट्स लोग बुक करते नहीं है। सेकेंड,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कोई इश्यू नहीं है अगर वो क्वालिटी स्टॉक्स में है, कैश, अगर वो कैश जनरेट कर रहा है, फंड्स फ्लो प्रॉपर है। थर्ड, वर्ल्ड के अंदर एक नया शगुफा आ गया है डेब्ट टू जीडीपी का। सडनली आपने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी होगी कि यूएस के डेब्ट की बात की जा रही है, चाइना के डेब्ट की बात करी की जा रही है। तो हाउ विल यू सर्विस द इंटरेस्ट पेमेंट? अगर आप सर्विस नहीं कर पाए तो यूएस इकोनॉमी कैन गो इनटू रिसेशन। वो एक डर बैठा हुआ है। अब उसके लिए फेड ने सितंबर में 0.5 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट किया था और 6 या 7 तारीख को दे आर कॉन्टेम्पलेटिंग अनदर कट ऑफ 0.25%। और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में भी बहुत अनसर्टेनिटी है। लोग बता रहे हैं कि इट इज अ वेरी क्लोज बैटल। जो स्विंग स्टेट्स में है वहां पे मार्जिन 15 से 20 हजार के बीच में होगा, जो 6 से 7 स्विंग स्टेट्स है अमेरिका में। तो एक तरह से अनसर्टेनिटी है। तो इन्वेस्टर्स ने 2 सिनारियोस बना के रखा है कि अगर कमला हैरिस आई तो क्या करना चाहिए और अगर ट्रंप आए तो क्या करना चाहिए। सर मेरा एक कन्फ्यूजन है ये पूरे सिनेरियो में कि जैसे आपने बताया कि बहुत ही टाइट इलेक्शंस हैं। वैसे तो बाइडन ने कल पूरा मौका नहीं छोड़ा कि ट्रंप को सपोर्ट कर दिया और उसने बोल दिया कि आधी कंट्री तो गार्बेज है। तो मुझे लगता है कि उसने ट्रंप का रास्ता खोल दिया है। तो जो उसकी गर्मी सर्दी थी, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कमला हैरिस के साथ, उसने अपना गुस्सा पूरा निकाल दिया और उसने ट्रंप की जीत को पक्का कर दिया है। बट अगर इतनी ही अनसर्टेनिटी है तो भारत की स्टॉक मार्केट ऑलरेडी बढ़ रही थी। यहां से पैसा निकालकर चाइना में इन्वेस्ट करना आपको कहां तक अकलमंदी लगती है? क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का दिमाग खराब हो गया है कि वो चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं जबकि उन्हें भी पता नहीं है कि जीतना किसने है? या तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगता है कि कमला हैरिस ही जीतने वाली है, इसलिए उन्होंने चाइना के ऊपर पैसे लगाए हैं। बिकॉज कमला हैरिस के आने के बाद दो ही काम होंगे, चाइना की स्टॉक मार्केट में उछाल आएगा, भारत की स्टॉक मार्केट गिरने वाली है। आपको नहीं लगता कि शायद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कमला हैरिस को सपोर्ट कर रही हैं? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जैसे ही यूएस ने रेट कट अनाउंस किया था तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी बढ़े थे, ऑल टाइम हाई पे थे सितंबर में। उसके बाद सडनली चाइना के अंदर स्टिमुलस प्रोग्राम की बात आई थी, तो हैंगसेंग बीज है, चाइना का स्टॉक मार्केट है, सडनली राइज करने लग गया। चाइना का स्टॉक मार्केट में ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसके ऊपर अनसर्टेनिटी है, उसके मोडालिटीज क्या होंगे। जो आप बता रहे हैं ये 4 से 9 नवंबर के बीच में डिसाइड होंगे, अनसर्टेनिटी उसके ऊपर है। तो अब लोगों ने जो जिस हिसाब से ये तीसरी टर्म की सरकार आई थी और जिस हिसाब से उस समय उससे जून 4 से और अभी के बीच में इन्वेस्टर्स हैव मेड अ गेन ऑफ अराउंड 15 to 20% ऑन इंडेक्स। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो बनता ही है। तो उन्होंने जो एक्सेस लेवरेज कैपिटल था जो उन्होंने है, दे आर बुकिंग द प्रॉफिट्स राइट नाउ। चाइना के अंदर डेफिनेटली उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा और किया भी है, क्योंकि वैल्यूएशन वेरी चीप है। उधर उधर भी बढ़ चुका है, वहां पे भी फेयर वैल्यूएशन आ चुका है। मेरा मानना है कि इंडियन और चाइनीज स्टॉक मार्केट दोनों फेयर वैल्यूएशन पर है। अब देखा जाएगा कि कौन जीतेगा। डेफिनेटली अगर ट्रंप जीतते हैं तो चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाने वाले हैं, जो उनकी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल, सेमीकंडक्टर। तो ट्रंप साहब ने बोल दिया है कि चाइना के ऊपर 60% टैरिफ लगाएंगे। और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एक नया एक्ट आ रहा है, पेट्रियट इन्वेस्टमेंट एक्ट, उसको दोनों हाउसेस की सहमति मिल चुकी है। जो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट आपने किया है चाइना में, that would be taxed at 37% instead of 20%, which is applicable on capital gains, to discourage investments in China. तो अमेरिका में वेरी क्लियर है कि अगर ट्रंप आए तो एक्सप्लिसिटली ही विल मेक चाइना एज अ एडवर्सरी। आज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चाइना इज ट्रीटेड एज अ कंपेटिटर, कंपटीशन कर सकते हैं। जब उसका स्टेटस एडवर्सरी पे चले जाएगा तो कंप्लीटली इट विल बी एन ऑल आउट इकोनॉमिक वॉर, सैंक्शंस, ट्रेड वॉर्स, आप जो भी नाम ले सकते हैं वो सब होने वाला है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन कैपिटल,
तब होगा। सर वही यानी बात कि अगर कमला हैरिस अगर आप देख, अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट यानी कि हमें जो इंडियंस हैं जो जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है उन्हें थोड़ा सा दे हैव टू रिमेन काम, फोकस्ड, और अपनी जो पोजीशन है उसे लंबे तौर के लिए बना के रखें। कोई भी यहाँ पर हरकत नीचे आने वाली नहीं लगती अगर ट्रंप आता है। बट अगर कमला हैरिस आती है तो हमारे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? सर अभी देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट में 8 to 9% करेक्शन हुआ है। मेरा ये मानना है कि इन लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। ये वाइल्ड, ये जो कैपिटल है, ये हॉट मनी बोलते हैं इसको, दे फाइंड देयर वे अक्रॉस द इमर्जिंग मार्केट। इनकी एक पॉलिसी होती है और जैसे ही उधर गेन होगा तो ये वापस दे कैन कम बैक टू द इंडियन मार्केट एज वेल। हम्म। तो ये मेरा मानना है कि ट्रम्प के आने से इंडियन स्टॉक मार्केट में कैपिटल वापस आएगा, जल्दी आएगा। आना तो है ही, भले ही वो कमला हैरिस की प्रेसिडेंसी हो या ट्रम्प की प्रेसिडेंसी हो, कैपिटल आना पड़ेगा। बट द फॉल जो हमने ब्रूटल फॉल देखा है अक्टूबर में, ऐसा फॉल हमने कभी नहीं देखा है बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में। सर 2020 में बट हुआ था जब कोविड का टाइम था, तब यस हमारा यस वो फॉल आया था। यस, उस समय भी एफआईआई ने 60,000 करोड़ का माल बेचा था और यस। आज 1,10,000 करोड़ का बेचा है। उस समय हमारी स्टॉक मार्केट 40% नीचे आई थी, आज 8 to 9% आई है। सेकेंड, अगर ट्रम्प नहीं आते और बाई चांस कमला हैरिस आती है तो जो स्टेटस है चाइना का, इट विल रिमेन एज अ कंपटीटर। हम्म। और उसके अंदर सैंक्शंस लगेंगे, पर जो जो स्केल, जो स्पेस, जो स्केल ऑफ एक्शन होता है, अर्जेंसी है, वो दिखाई नहीं जाएगी। पॉलिसी रहेगी कि चाइना को सैंक्शन करना है, पर उसको इतने स्ट्रांग तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं चाइना को एक रस्सी दिया, लॉन्ग विद एक रोप दिया जाएगा कि वो अपने आप ये सिचुएशन को मैनेज कर सके। अमेरिकन सैंक्शंस का कुशन उसको मिल जाएगा। इसका मतलब यही है कि कमला हैरिस इज सॉफ्ट ऑन चाइना। और कमला हैरिस का जो, अगर आपने देख लिया है, उनका जो कैंपेन है, इट इज बीइंग मैनेज बाय बराक हुसैन ओबामा। मतलब वो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं कमला हैरिस की कैंपेन का। ये कभी नहीं हुआ है। कमला हैरिस इज नोन जस्ट एज अ फेस, मुखौटा है। असली प्रेसिडेंसी तो बराक हुसैन ओबामा की है। इवन द करंट बाइडेन प्रेसिडेंसी में सारे डिसीजन बराक हुसैन ओबामा ही ले रहे हैं। और ट्रू। बराक ट्रू। हुसैन ओबामा इज अ वेरी ग्रेट फ्रेंड ऑफ चाइना। उन्होंने तो US+1 पॉलिसी भी एडवोकेट की थी, जिसमें उन्होंने बोला है कि US एंड चाइना कैन रूल द वर्ल्ड टुगेदर। तो जो ये डेमोक्रेट्स है, ट्रम्प, कमला हैरिस की प्रेसिडेंसी है, इट इज डायरेक्टली फेवरिंग चाइना। वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाएंगे अमेरिका के। सर मैं अभी एक HSBC की रिपोर्ट देख रहा था जहां पर उन्होंने बोला है कि जो इन्वेस्टमेंट्स भारत से निकल रही हैं वो सारी या तो जा रही हैं चाइना में, साउथ कोरिया में और ताइवान में, और ये एक शॉर्ट टर्म गेम खेलने में लगे हैं ताकि वहां पर पैसा बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक मार्केट नीचे है तो यहाँ से पैसा निकाल कर वहां ले गए, वहां पर पैसा बनाकर ये दोबारा से भारत में आने वाले हैं। सिर्फ क्विक गेन का ये पूरा मैटर है। आपको लगता है कि क्विक गेन का मैटर है, या जो शाइनिंग इंडिया जिसमें स्टॉक मार्केट इतनी उछाल ले रही थी उसका टाइम खत्म हो गया एंड नाउ इट इज गोइंग टू गो डाउन? सर मेरे को एक लार्जर गेम लग रहा है कि जैसे 1998 में ईस्ट एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, वैसा ही कुछ हो सकता है। ये जो कैपिटल मूवमेंट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल मूवमेंट है अक्रॉस द मार्केट, एक मार्केट से निकल के आप दूसरे मार्केट में जाते हो, तो आप जब सेलिंग करते हो तो वो मार्केट गिर जाता है। इट वांट्स टू क्रिएट अ फियर साइकोसिस। जो कॉन्फिडेंस है मार्केट में, वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और जब कॉन्फिडेंस हट जाता है तो इन्वेस्टर्स स्टॉक एंड बैरल में जो उनके पास स्टॉक्स रहते हैं वो एग्जिट कर जाता है। और उसके बाद IMF और वर्ल्ड बैंक पिक्चर में आते हैं। उन कंट्रीज को हम्म।
कंडीशनल लोन्स देते हैं, उनकी उनके जो मार्केट्स है वो बोलते हैं कि आप अमेरिकन कंपनीज के लिए खोलो। एक तरह से आपने ये भी सुना है कि जॉर्ज सोरोस कैसे उन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमी को तबाह किया था। तो ये तरह से मेरे हिसाब से दिस विल लीड टू सम सॉर्ट ऑफ अ क्राइसिस, दिस मे लीड टू सम सॉर्ट ऑफ अ क्राइसिस similar to the East Asian economic crisis of 1998 if Kamala Harris comes to power। वो जॉर्ज सोरस जैसा कैपिटल फ्लाइट करवा के एक स्टॉक मार्केट क्रैश इंजीनियर कराएगी इन इमर्जिंग मार्केट्स में। सर एक मुझे और बताइए, मैंने हमेशा देखा कि जब भी हमारे यहाँ पर कोई भी बड़े स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, जैसे कर्नाटका हिमाचल के थे, उससे पहले हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आई, अभी 2024 के इलेक्शन आए लोकसभा के, उससे पहले भी एक रिपोर्ट निकाल दी गई। आपको नहीं लगता कि जब जब हमारे कोई बड़े स्टेट्स में इलेक्शंस आते हैं, जैसे महाराष्ट्र में इलेक्शंस आने वाले हैं, उससे पहले ये सारे काम किए जा रहे हैं ताकि मोदी जी को हल्का सा नेगेटिव दिखाया जाए कि देखिए इन्वेस्टर के पैसे लूट कर इन्होंने अदानी को दे दिए। क्या ये बड़ी स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं हो सकते? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, इसके साथ जुड़ता हुआ एक और भी है कि जो इन्फ्लेशन है, फूड प्राइसेस हैं, वो भी एक चैलेंज बनते जा रहे हैं भारत के लिए। उसके अंदर स्टॉक मार्केट को भी नीचे लेके आना, यानी कि डबल इंपैक्ट हो गया। इधर आप इन्फ्लेशन की बात करेंगे, फूड प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो भी 5-6% बढ़ गया है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, लोगों की ज़िंदगी थोड़ी सी टाइट होती जा रही है। और मैंने जो कंजम्पशन है इस बार दिवाली के ऊपर, वो भी थोड़ी सी कम होती दिखाई दी बिकॉज चीज़ें महंगी हो गई हैं। आपको नहीं लगता ये डबल इंपैक्ट डालकर ये महाराष्ट्र के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? ये भी एक गेम प्लान है। सर बात ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट का जो पेस बढ़ा था वो अनरियलिस्टिक हो चुका था, वैल्यूएशन हैड बिकम अनरियलिस्टिक। एक करेक्शन आना ही था। चलो करेक्शन तो हो रहा है, पर इसमें क्या है, एक फेयर साइकोसिस डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब किया जाए ताकि यहाँ पे एक तरह से स्टॉक मार्केट में सेल ऑफ हो। और आपकी बात सही है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो कहीं ना कहीं सिचुएशंस ऐसी पैदा की जाती है कि भारत का स्टॉक मार्केट अगर गिरे तो उसका भी इन्फ्लुएंस वोटर्स पे है। बट मुझे नहीं लगता कि इस बार का जो करेक्शन है स्टॉक मार्केट का वो महाराष्ट्र के इलेक्शंस में कुछ ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मोदी जी ने ये 80 करोड़ लोगों को फूड स्कीम पे ऑलरेडी ला चुके हैं। आयुष्मान भारत स्कीम जो पहले 65 साल तक रेस्ट्रिक्ट किया था, अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने उसको 70 साल के ऊपर लोगों के लिए भी एक्सटेंड कर दिया है। गवर्नमेंट का वेलफेयर मेशर्स चल रहा है। डेफिनेटली फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है, लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कम हुई है, ये मानता हूं मैं बात। बट एक होप है, इंडिया के स्टोरी में एक होप है, और उस होप वो एक फेथ के थ्रू बनता जा रहा है। वो फेथ डिमिनिश नहीं हुआ है इन स्पाइट ऑफ दिस सेलिंग। मैंने आपको ये भी बताया कि 1,10,000 या 15,000 करोड़ उन्होंने बेचा है, फिर भी हमारा मार्केट 8 to 9% ही करेक्ट हुआ है, जबकि लास्ट टाइम 60,000 करोड़ में 40% करेक्ट हो चुका था। जो स्केल है फिर भी कम है। दिस शोज द कॉन्फिडेंस इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। उसका रीज़न और भी है ना, जो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो भी एक रीज़न है। साथ में जो हमारी स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप्स बनती जा रही हैं, दैट इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग। जो कॉन्फिडेंस है लोगों का, इन्वेस्टर्स का, उसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन इसके साथ एक और भी चीज़ है, जो IPO अभी निकले, हमने रिसेंटली देखा, जैसे Hyundai का स्टॉक निकला बाहर, उसका आते ही 7% नीचे गिर गया, हल्का सा करेक्शन आया फिर नीचे गिर गया। आपको नहीं लगता कि ये स्ट्रगल्स भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को खराब करती हैं? और Hyundai का जो स्टॉक था, इट वॉज इल टाइम्ड। सर Hyundai का स्टॉक तो उन्होंने कोरियन, जैसे आपने भी वीडियो बनाया था, उसमें उन्होंने क्लियर कट बोला है कि ऑफर फॉर सेल है। ये जो उन्होंने 25,000 करोड़ इंडियन मार्केट से निकाले हैं, इट विल बी गोइंग बैक टू द कोरियन, साउथ कोरियन, इट विल बी गोइंग बैक टू द हेड ऑफिस इन साउथ कोरिया, और उसको 4-5 साल बाद वापस वो लोग धीरे धीरे दे विल रीडिप्लॉय, पैसा वापस इंडिया में आएगा।
तो इट वॉज अ वेरी स्मार्ट स्ट्रेटेजी जिसमें उन्होंने अपने वैल्यूएशन बढ़ा दिए हैं। इंडिया में उनको अच्छे वैल्यूएशन मिल गए हैं, बट अभी आपने देखा, आपने खुद ही बता दिया कि 6 से 7% गिर गए। सर उसका छोड़िए, ओला का जो स्टॉक है वो कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। यस। मेरे ख्याल से 75 रुपए पे आ गया है, शायद उसकी आईपीओ प्राइस था 110 रुपए। तो ये अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन उन लोगों ने लेके आ चुके हैं। आपको भी मालूम होगा कि पहले भी पेटीएम के साथ ये हाल हो चुका है। उन्होंने अपना शेयर प्राइस 2100 रुपए से वो सीधा नीचे आके 400 तक आ गया था। ये अनरियलिस्टिक वैल्यूएशंस में इन्वेस्टर्स को बचना चाहिए। आज मैंने आपको ये भी बता दिया है कि यूएस में जो हेज फंड्स है उनको जो छापे हुए डॉलर्स है, दे हैव एक्सेस टू दोस फंड्स। उन्हें वही फंड्स यूटिलाइज करके दे इन्वेस्ट इन एमर्जिंग मार्केट। यहाँ पे इन्फ्लेट कर देते हैं एसेट्स को, और जब प्रॉफिट आ जाता है तो उसको बेच के निकल जाते हैं। उसके बाद जो दुर्गति होती है, जैसे ओला की हो रही है, अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन, तो सब स्टॉक ज्यादा करेक्ट करते हैं। इसका मतलब यही है, यू शुड अवॉइड स्टॉक्स विद अनरीजनेबल वैल्यूएशन। जो जो कंपनीज लॉस मेकिंग है, दे आर जस्ट सेलिंग टू जस्ट गार्नर द मार्केट शेयर, और वो प्रोजेक्शंस बताते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा और हमारे आपके भी वैल्यूएशन बढ़ेंगे। सर रियल वेल्थ इज योर लैंड, इट्स योर पेटेंट, इट्स योर टेक्नोलॉजी, it is uh, it is your ability to generate cash, ability to maintain operational profits, that is important. आप सर predatory pricing करके कितने दिनों तक यू कैन ऑफर सर्विसेज? कहीं ना कहीं ये स्टॉप होगा ही, और मेरे हिसाब से ये फाइनल फेज में आ चुका है। फाइनल फेज में आ गया। लेकिन सर ग्लोबल टेंशन भी तो बढ़ती जा रही हैं। आप देखिए पूरे ग्लोबल सिनेरियो में 4-5 जगह ऐसी हैं जहाँ पर हॉट बेड्स बन गए हैं अगले ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के। मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला था कि छोटी छोटी हरकतें होती हैं इंटरनेशनल मार्केट में, या इंटरनेशनल को टर्मोइल आता है तो स्टॉक मार्केट्स नीचे आती ही आती हैं। इस वक्त तो इतनी अनसर्टेनिटी है, पूरे वर्ल्ड में वॉर्स का सिचुएशन है। आपको नहीं लगता कि इस सारे में भारत स्ट्रांगली खड़ा है, या उसका इम्पैक्ट भी एक स्ट्रांग हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर दिखाई देगा आपको, जैसे इवन कनाडा है? सर आपको ये मैं बता दूं, वर्ल्ड को भारत की जरूरत है। इन द वर्ल्ड नीड्स इंडिया मोर देन इंडिया नीड्स द वर्ल्ड। इंडिया को भी जरूरत है, पर वर्ल्ड की डिपेंडेंस ज्यादा है इंडिया पे अभी आज की डेट में। सेकेंड, आप जो कॉन्फ्लिक्ट बता रहे हैं वहां पे तो हम प्रॉफिट कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में वी आर इंपोर्टिंग crude oil from Russia and we are selling it to Europe. We have become the largest importer from Russia and we have become the largest exporter to Europe. Armenia ko we are selling arms. We are selling them Pinaka multi-barrel rocket launchers. हमने अपनी इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल सिस्टम्स है वो हम उनको दे रहे हैं, प्रलय मिसाइल। यहाँ तक बात हो रही है कि सुकोई जेट्स भी इंडिया के अंदर जो प्रोड्यूस होंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बाद, वो एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और बात है मिडिल ईस्ट में, इसराइल को इंडिया हम सप्लाई कर रहा है जो लो म्यूनिशंस है, क्योंकि सर अगर कंटिन्यूसली वॉर चलता जाएगा तो आपको ये जो गोला बारूद है उसका रिप्लेसमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, कहाँ पे होगा? तो एडवर्सिटी में एक अपॉर्चुनिटी है, और इंडिया अपने बेट्स बरोबर खेल रहा है। इंडिया की लीडरशिप कर रही है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर इज ऑलवेज ऑन द राउंड। आप कभी भी नहीं देखेंगे वो आराम कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे कि आप यहाँ पे हैं, वहां पे हैं। ही गोज टू सो मेनी कंट्रीज। और लास्ट मंथ अक्टूबर में कजान में प्राइम मिनिस्टर गए थे, उससे पहले पाकिस्तान में स्को समिट में जयशंकर गए थे, लाओस के आसियान समिट में गए थे। तो ये सब अगर विजिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया इज पोजिशनिंग इटसेल्फ एज एन ऑल्टरनेटिव, एज एन एडिशनल ग्लोबल सप्लाई चेन एज वेल। आपको ये भी बता देता हूँ, इंडियन रेलवेज और स्विस रेलवेज के बीच में, इंडियन रेलवे फर्म्स और स्विस रेलवेज के बीच में एक करार हुआ था थोड़े दिन पहले, 6-7 महीने पहले, इलेक्शन से पहले।
वो अभी वापस रिवाइव किया जा रहा है। इंडिया एक अंडरग्राउंड पावर केबल फ्रॉम पैराडीप टू अंडमान टू निकोबार वो डालने की कोशिश कर रहा है, अभी उसके ये सब प्लान्स हैं। सर, सी के अंदर एक पावर केबल बिछाना, ये सब एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है सर। ये सब पहले सोचा भी नहीं जा सकता था इंडिया में। अंडमान हम्म। निकोबार को डेवलप किया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ मलाका के ऊपर वॉच रखने के लिए, क्योंकि चाइना का जितना भी इंपोर्ट्स होता है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका के थ्रू होता है। तो मेरा ये मानना है कि स्टॉक मार्केट भले ही एक बार करेक्शन हो, लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑफ इंडिया स्टिल इंटैक्ट। और आपको यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इन कंपनीज विच आर सेलिंग गुड्स एट प्रेडेटरी प्राइसेस। मतलब रुपए का माल अगर 90 पैसे में बेचें और 10 पैसे का लॉस एक्यूमुलेट करते रहें और आप बता दें हमारा कस्टमर बेस बढ़ गया है, सर कौन कितने दिनों तक ऑपरेटिंग लॉस में चल पाएगा? और इंडियन कस्टमर्स बहुत स्मार्ट है, उनको मालूम है कि जहां पे सस्ता है दे विल शिफ्ट, उनकी लॉयल्टी भी शिफ्ट हो जाती है, वो आपके सगे नहीं है। तो इंडियन कस्टमर्स को बेवकूफ मत समझिए। दे नो हाउ। सर अगर आप जोमेटो जो सर्विसेज ऑफर कर रहा है, उसने आईपीओ के टाइम पे किया, अभी स्विगी कर रहा है, स्विगी को आईपीओ लेके आना है। तो जो इंडियन कंज्यूमर्स है वो पूरा बेनिफिट ले रहे हैं। और अभी बात भी आई है कि ड्यू टू दिस क्विक कॉमर्स 2 लाख रिटेल जो मॉम एंड पॉप शॉप्स है, जो आपकी किराने की दुकानें हैं, वो बंद हो चुकी है। सर कितने दिनों तक आप प्रेडेटरी प्राइसेस में दे पाएंगे? वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। और बिल्कुल सही बात है। कस्टमर की लॉयल्टी इज नॉट कांस्टेंट। जहां पे सस्ता मिलेगा वो वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। और उनको मालूम है कि अगर उधार देने वाला है वो आपका लोकल मॉम एंड पॉप स्टोरी है। ये बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज, एम कॉमर्स कंपनीज या क्विक कॉमर्स कंपनीज आपको कोई उधार नहीं देता है। कोविड के टाइम पे अगर आपके नेबरहुड स्टोर ने अगर उधार नहीं दिया होता तो आप सरवाइव नहीं कर पाते थे। बस मैं इतना ही बोलूंगा। सर बिल्कुल सही बात है। आप जो बोल रहे हैं कि ये टाइम ऑफ पेशेंस है, पैनिक का टाइम नहीं है। स्टे इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट फॉर अ लॉन्ग टर्म, ना कि शॉर्ट टर्म। मैं हमेशा स्टॉक मार्केट को देखता हूँ कि इट इज जस्ट लाइक प्लांटिंग अ ट्री। जब सीजन्स चेंज होते हैं तो पत्ते गिरते ही हैं, ताकि वो हार्श विंटर्स को सस्टेन कर पाए। लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत होती रहती हैं ओवर टाइम। यानी कि वी हैव टू स्टे इन्वेस्टेड। और ये ट्री है भारत का, ये बिल्कुल सिक्योर है, इसके फ्रूट्स अच्छे आने वाले हैं। और ये जो इंडियन स्टॉक मार्केट है नीचे ज़रूर है, लेकिन ये रोड बैक ज़रूर करेगी अगले ही कुछ महीनों में। बाकी ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है, इसके आने या ना आने से फ़र्क पड़ेगा शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। लेकिन जैसे उमेश जी ने बताया अभी कि जो हमारा ये ग्रोइंग साइकिल है भारत का, एक रिजिलियंट इकोनॉमी है, दैट मीन्स इट इज टाइम टू हैव कॉन्फिडेंस इन अ स्टॉक मार्केट। ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में लॉसेस हो सकते हैं, और ये चाहते भी हैं कि जो ये ग्लोबल पावर्स हैं कि भारत की स्टॉक मार्केट को नीचे गिरवाया जाए। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, बाहर निकलिए, ताकि यहाँ पर मोदी जी को एक नेगेटिव लाइट में दिखाना शुरू किया जाए। और राहुल गांधी ने तो बोलना भी शुरू कर दिया कि ये सारे पैसे देखिए आपकी जेब से निकाल कर ये मोदी जी अदानी की जेब में डाल रहे हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि जब भी स्टॉक मार्केट बढ़ती है तो भी अदानी की जेब में पैसे जाते हैं, और जब ये मार्केट गिरती है तो भी अदानी की जेब में पैसे कैसे चले जाते हैं। मुझे इस आदमी की आज तक बात समझ नहीं आई। लेकिन आपको उमेश जी की बात समझ आ गई होगी, क्योंकि पढ़े लिखे में और गधे में फ़र्क होता है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर पढ़ा लिखा कौन है और गधा कौन है। सर मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक सोची समझी साजिश है जिसमें स्टॉक मार्केट के थ्रू बिजनेस क्लाइमेट, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को खराब किया जाए और एक तरह से क्राइसिस लाइक, इकोनॉमिक क्राइसिस लाइक सिचुएशन खड़ा किया जाए। और उसके बाद इंडिया का जो अभी रुपी एंड डॉलर का जो कन्वर्शन रेशियो है, जो एक्सचेंज रेट है, वो भारतीय रुपया डॉलर के सामने गिर जाए। और इसके बाद इंडिया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास जाए कुछ असिस्टेंस के लिए, और उसके बाद उनकी एक कंडीशनल लोन्स आए, और वो दे वांट टू इम्पोज द अमेरिकन कैपिटलिस्ट एजेंडा ऑन इंडिया। इनका सीधा वही, दिस इज द रियल
दिस इज द रियल, आई थिंक इज द एजेंडा ऑफ द अमेरिकन डीप स्टेट। और उसके बाद आपको मालूम है कि जब कोविड हुआ था, चाइनीज वुहान वायरस हुआ था, तब मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन कितनी इनइफेक्टिव साबित हुई है। वर्ल्ड ओवर कैंसर के केसेस बढ़ गए हैं। और इंडियन वैक्सीन जो बहुत इंडिया के अंदर डेवलप की थी, सेरम इंस्टीट्यूट ने जो डेवलप की थी, उसको एक वर्ल्ड वाइड सेफ माना गया है। हमारी कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, दोनों वैक्सीन इज प्रूवन टू बी सेफ, उसकी एफिकेसी रेशियो एंड एवरीथिंग। द आइडिया इज ओनली वन थिंग कि इंडिया बन जाए एक पॉन टू सर्व अमेरिकन इंटरेस्ट। और अमेरिका चाहता है कि इंडिया भिड़े चाइना से, ताकि वर्ल्ड के अंदर द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी फाइट अमॉन्ग्स ईच अदर, जिससे दोनों का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नीचे आ जाए और वो दोनों कंट्री फ्यूचर में अमेरिकन डोमिनेंस को चैलेंज कर सकती है। इट्स अ वेल लेड, वेल क्राफ्टेड प्लान। और भारत के जो सर प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये प्लान को समझ चुके हैं। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी की बात मैंने हमेशा की है, वो बहुत जरूरी है। आप पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस आपकी अगर वेस्ट के ऊपर रहेगी, तो उनका एजेंडा चलेगा। और इसके कारण लीबिया और इराक जैसे देश बर्बाद हो चुके हैं, यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, इसराइल इसराइल होल्ड ऑन कर रहा है। पर कितने दिन तक? वॉर से किसी का फायदा नहीं होता है सर। मैं इतना बिल्कुल ही सही कह बोलूंगा। रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये वॉर की इकोनॉमी है, आपने एक टर्म यूज किया हमेशा, वॉर इकोनॉमी। अमेरिका हमेशा ही वॉर इकोनॉमी में काम करता है। ये लिब्रांडो, ये डीप स्टेट हमेशा पैसे बनाते हैं इसी में। और ये डेवलपिंग कंट्रीज को कैसे नीचे लेके आना है, कैसे यहाँ पर तरक्की दिखानी है, कैसे उसमें से पैसे बनाने हैं, ये उसके अंदर माहिर हैं। बट देखते हैं कि अपनी जो स्टॉक मार्केट है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि शॉर्ट टर्म में अगर लॉसेस आएंगे तो लॉन्ग टर्म में गेन्स भी हमारी ही मार्केट में आने वाले हैं, और किसी भी मार्केट में आपको गेन्स दिखाई नहीं देंगे लॉन्ग टर्म में। दिस इज शाइनिंग इंडिया स्टोरी विच आई ऑल्सो स्टैंड विद जैसे आपने अभी डिक्लेयर किया है। सर, क्लोजिंग कमेंट, लेट्स वाइंड अप। सर, स्टॉक मार्केट में एक एंट्री पॉइंट होता है। व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट, इट इज टाइम टू इन्वेस्ट। व्हेन एवरीथिंग लुक्स रोजी, इट इज टाइम टू एग्जिट। तो आज आज स्टॉक मार्केट में ब्लड नजर आ रहा है, और कितना बहेगा, एक एक एंट्री पॉइंट होता है। उस एंट्री पॉइंट पे आप यू नीड टू एंटर एट द राइट टाइम। वो एंट्री पॉइंट अभी मुझे दिखाई दे रहा है। और अगले जैसे ही यूएस इलेक्शन होंगे, और उसके बाद बोला जाता है कि ईयर एंड क्लोजिंग पे अमेरिकन हेज फंड, लॉक स्टॉक एंड बैरल, वो अपने फंड, अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लिक्विडेट करते हैं। और फिर जनवरी में दे वापस एलोकेशन होता है। तो आपको समझ है कि आपको जल्दी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट्स आर नॉट गोइंग टू राइज एनीथिंग एनी टाइम सून। इट विल बी इन अ प्रोलॉन्ग कंसोलिडेशन मोड। आराम से लीजिए, प्राइसेस अच्छे आपको मिलेंगे, बॉटम फिशिंग आप कर पाएंगे। इतना ही बोलूंगा अभी। बिल्कुल सही बात है सर, थैंक यू सो मच। बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। दिस इज अ मैटर विच इज इफेक्टिंग ऑल द स्मॉल इन्वेस्टर्स। इसलिए वीडियो बनाना बार बार जरूरी है, लोगों को समझाने के लिए कि स्टॉक मार्केट कहाँ खड़ी है, कहाँ जाने वाली है। ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है अभी। मेरा यही मानना है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, अगर उन्होंने कुछ कमाया है, दे शुड डोनेट फॉर गॉड सेवा। अगर वो ये करें तो उन्हें रेपिटेटिवली गेन्स मिलेंगे, ये मेरा मानना है। और सेकंड, आप सब जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें उनसे उनसे विनती है कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड वी आर नॉट आस्किंग डोनेशन फ्रॉम यू, वी आर नॉट आस्किंग एनी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम यू। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमारा वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं करता है। एंड वी रिक्वेस्ट यू, अगर आपको कुछ भी करना है कि बाकी यूट्यूब चैनल्स को डोनेशन मत दीजिए। अगर आपको देना है तो अपने गौशाला में दीजिए, या किसी की एजुकेशन को स्पॉन्सर करिए, या उसको पढ़ाइए। बस इतना ही आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है। सही जय बताया। हिंद,
जय सिया राम। थैंक यू फॉर अ वेरी वेरी वंडरफुल मैसेज। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि ये भीख मांगने वाला काम जो सारे बाकी लोग करते हैं, ये जरूरत नहीं है। हम सभी अपनी लाइफ में सक्षम हैं, और यूट्यूब से जब इनकम आपको आती है तो आपको भीख मांगने की जरूरत क्या है। एंड प्लीज सर बी वाइज वेर यू आर इन्वेस्टिंग एंड वेर यू आर डोनेटिंग ऑल्सो। सर, वन मोर थिंग, ये मैसेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू है। वी फाइंड मेनी यूट्यूबर्स सिटिंग आउटसाइड पाकिस्तान। पाकिस्तान के लोग इंडिया के अंदर दे आर फ्लैशिंग दैट पेटीएम नंबर एंड अदर थिंग्स। ये जो फंड्स है, इंडियन फंड्स है, वो उधर जा रहे हैं। इसको रोकना बहुत जरूरी है, वन। सेकेंड, आपको ये भी देखना है कि जो ये फंड रेज कर रहे हैं उसको वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट करते हैं क्या नहीं करते हैं। एंड यहाँ पे आके इनकम टैक्स जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो भारत का फिस्कल डेफिसिट भी कम कर सकता है। गवर्नमेंट का खर्चा है 43 लाख करोड़ और गवर्नमेंट की रेवेन्यू है 32 लाख करोड़। जो ये 15 लाख करोड़ का डेफिसिट है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूट्यूब चैनल्स के ऊपर निगरानी रखे और उनकी इनकम को कोरिलेट करे उनके फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न से, तो इसका थोड़ा सा भाग, आई थिंक दे कैन कर्ब लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन दिस रिगार्ड एज वेल। मुझे मालूम है कि मेरे इस बोलने से बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित करते हैं और लोगों से पैसा मांगते हैं, वो अपना पैन नंबर जीएसटी नंबर जो भी है फ्लैश करें और ये बताइए कि आपने इतना पैसा इकट्ठा किया है और कैसे उसका यूटिलाइजेशन किया है। क्योंकि कंपनीज, अगर आप पैसा निकालते हैं लोगों से, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द कंपनीज टू शेयर देयर एनुअल रिपोर्ट्स। आप क्राउड फंडिंग करके लोगों से पैसा ले रहे हो। हैव यू इवन आपने कभी उसको बताया कि आप हाउ डिड यू यूटिलाइज इट, आपने कैसे उसको यूटिलाइज किया है, आपके खर्चे सर क्या ये है? बताते नहीं है, ये बताते ही नहीं है किसी को, और यही धांधली है। और आप ये बताइए ना, व्हाट आर योर एक्सपेंसेस। मेरे हिसाब से तो हम जो ये काम कर रहे हैं हमारे मोबाइल में से कर रहे हैं। इट्स इजी। बस आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी अनुरोध है, अगर कोई देशभक्त अगर इसको देख रहा है तो ये पॉडकास्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी पहुंचा सकते हैं। और अगर किसी मेथोडोलॉजी से, अगर मैं ये भी बता सकता हूं कि आज तक दैट चैनल है कितना उन्होंने अर्न किया है, उसके टूल्स भी वेब में मिल जाएंगे। वो बता देंगे कि उनकी एस्टिमेटेड अर्निंग्स कितनी है। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। और एक बात है, बहुत सारे पाकिस्तान चैनल आर डिपेंडेंट ऑन इंडियन सब्सक्राइबर्स, तो वो लोग भी इंडिया में आके पैसा मांग रहे हैं। So this is a time we need to stop it immediately. बस इतना ही बोलूं। आई स्टैंड विद यू। हम भी इस मुहिम को बंद नहीं करने देंगे कि ये जो YouTube के ऊपर भीख मांगने का काम, सभी अपना पेटीएम का नंबर देकर भीख मांगते रहते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, ये बंद होना चाहिए। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा है और कुछ भी नहीं है। जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे इन्वेस्टर्स को धोखा देते हैं, वैसे ही ये YouTube के ऊपर भी लोगों को धोखा देने का काम करते हैं, और ये बंद होना चाहिए। एंड राइटली सेड, जो भी कोई या हमारी वीडियोस को देख रहा है, इनकम टैक्स में अगर आपके कोई रिलेशंस हैं या आप इनकम टैक्स में काम करते हैं, प्लीज़ टॉक टू अस। मेरा नीचे ईमेल आईडी दिया हुआ है। वी विल टॉक टू यू। वी वांट टू नाउ एक्सपोज दिस। ये जो एक मुहिम शुरू हुई है लूटने की भारतीयों को, इसे रोकना चाहिए। थैंक यू सर, वेरी गुड मैसेज। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।